मूवी की शुरुआत एक घने जंगल को दिखाने से होती है जहां पर हम एक फॉरेनर को देखते हैं जो कि ट्रैकिंग के लिए वहां पर आया है। फिर वो अपनी गाड़ी को रोककर पैदल ही आगे बढ़ता है और तभी अचानक से कोई उसके पैरों को पकड़कर घसीटने लगता है, फिर थोड़ी दूर पर जाकर छोड़ देता है। वो फॉरेनर वहां से भागने की पूरी कोशिश करता है, तभी उसके आसपास की मिट्टी और बाकी चीजें हवा में उड़ने लग जाती हैं, जिसके साथ ही वो फॉरेनर उस मिट्टी के अंदर धंसता चला जाता है। और इसी के साथ ये सीन यहाँ पर होता है कट। अगले सीन में हम दिव्या को देखते हैं जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट है और तभी दिव्या के बॉस उससे कहते हैं डीएसपी का मुझे फोन आया था, उन्हें केस में हमारी कुछ मदद चाहिए, जिस केस के बारे में वो मिलकर ही बताएंगे और मुझे इस काम के लिए तुमसे बेहतर कोई नहीं लगता, इसलिए तुम वहां जाओ और इस इन्वेस्टिगेशन में उनकी मदद करो। ये सुनकर दिव्या वहां जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसी के साथ हम दिव्या को डीएसपी के सामने देखते हैं जो कि उससे बताते हैं कि 2 दिन पहले जंगल में एक फॉरेनर कहीं मिस हो गया, जिसकी जब हमने तहकीकात की तो वहाँ जंगल में हमें उस अंग्रेज का कैमरा, मोबाइल और बाकी चीजें मिली और साथ ही किसी को घसीटने के निशान भी मिले थे। बाकी फुटप्रिंट्स की बात करें तो वो सिर्फ उस अंग्रेज के ही मौजूद थे। और जब हमने वहाँ के फॉरेस्ट रेंजर से बात की तो उसने हमें बताया कि जिस जगह वो अंग्रेज गायब हुआ वहाँ पर करीब 15 से 16 साल पहले एक दलदल था। तो अब तुम्हारा काम यह है, तुम उस जगह की मिट्टी को चेक करके मुझे रिपोर्ट बना कर दो। वहाँ पर अभी तक हमने इसलिए खुदाई नहीं करवाई क्योंकि हमें अंदाजा नहीं है कि अंदर की मिट्टी कैसी है, वो अगर गीली निकली तो खुदाई करने से फायदा नहीं नुकसान होगा। फिर पूरी बात जानने के बाद दिव्या डीएसपी के कहने पर अगले ही दिन उस जंगल में पहुंच जाती है जहां हम रेंजर राजा को देखते हैं। राजा भी दिव्या को देखते रह जाता है। फिर वो दिव्या से थोड़ा इंट्रोडक्शन वगैरह पूछता है। उसके बाद उसे अपने साथ बाइक पर बिठाकर राजा उस जगह लेके जाता है जहां दिव्या अपना सामान निकालने के बाद उस बैग को एक पेड़ से टांगने लग जाती है। तभी राजा उसको रोकता है और दिखाता है कि इस पेड़ की डाल कितनी कमजोर है। राजा जब इसे धीरे से मारता है तो वो छोटी सी डाल टूटकर जमीन पे गिर जाती है। ये कहकर राजा दिव्या को दिखाना चाहता है कि उसे जंगल के बारे में कितना कुछ पता है। इसके साथ ही वो दिव्या से फ्लर्ट करने की कोशिश भी करता है। अब यहाँ चेक करने पर वहाँ की मिट्टी दिव्या को थोड़ा लूज लगती है, इसलिए वो फैसला करती है कि अगले दिन इस जगह की खुदाई करनी होगी, जिसके लिए वो 3-4 लोगों को बुलाने के लिए कहती है। आगे वो पास के एक म्यूजियम को देखने जाती है जहाँ वो एक अजीब सी चीज देखती है जिसे पुराने समय में लोगों को सजा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फिर म्यूजियम का मालिक उस चीज को दिव्या के सामने खोलकर दिखाता है जिसमें एक नहीं बल्कि कई सारे भाले जैसे नुकीले कीले होते हैं। इसमें किसी भी इंसान को बंद कर दिया जाता था और ये सारे कील उसके शरीर में घुसकर उसे लहूलुहान कर देते थे और इस दर्दनाक तरीके से उसकी मौत हो जाती थी। अब इसके बारे में जानने के बाद दिव्या इस चीज को अजीब तरह से देख रही होती है, लेकिन फिर वो वहां से चली जाती है। अब अगले दिन हम दिव्या को दोबारा उसी जगह पर देखते हैं जहां खुदाई चल रही होती है। उनसे दिव्या धीरे धीरे खुदाई करने के लिए कहती है और ये भी कहती है कि अगर आपको कुछ मिले तो मुझे जरूर बताइएगा। यहाँ भी राजा दिव्या के साथ फ्लर्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। वो दिव्या की पीठ पीछे एक अजीब सा डांस करते हुए चलता है। इसी बीच खुदाई करने वालों को कुछ मिलता है और वह दिव्या को इस बारे में बता देते हैं, जिसके बाद जब दिव्या देखती है तो वो असल में एक इंसान का कंकाल है। फिर दिव्या उसको साफ करके राजा से मदद लेकर बाहर निकालती है। अब पुलिस स्टेशन में डीएसपी दिव्या से कहता है कि यकीन नहीं हो रहा, आखिर 4 दिनों में कोई इंसान कंकाल कैसे बन सकता है। अब इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि या तो ये उस फॉरेनर की बॉडी है या फिर किसी और की, और इस बात को जानने के लिए हमें कंकाल को फोरेंसिक्स में भिजवाना होगा। फिर दिव्या फोरेंसिक के डॉक्टर से मिलने जाती है और उनसे कहती है कि आपको पता लगाना है कि ये बॉडी कितने साल पुरानी है। इस पर डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको पता लगते ही सारी बात बता दूंगा। फिर वो डॉक्टर से एक फेस मैपिंग सॉफ्टवेयर की मदद से उस स्केलेटन के चेहरे को बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनका मानना होता है कि ये बॉडी 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। फिर जब वो फेशियल सॉफ्टवेयर उस पर स्किन चढ़ाता है तो उसको देखकर डॉक्टर दंग रह जाते हैं। इसी बीच हम राजा को देखते हैं जो कि रात को अपने रूम की तरफ जा रहा है। तभी वो देखता है कि एक महिला डीएसपी के घर के अंदर चली गई है, इसलिए वो भी डीएसपी के घर के अंदर जाता है। वो देखता है तो दरवाजा तो बंद है। यहाँ राजा डीएसपी को इस लड़की के साथ पकड़ना चाहता है, इसलिए वो दरवाजा नॉक करता है जिसे डीएसपी खोलता है और फिर वो राजा को अंदर बुलाता है। डीएसपी की बातों से ऐसा लग रहा होता है कि मानो उसे पता ही नहीं है कि उसके घर में कोई और भी है, लेकिन राजा तो उसको देखना चाहता है जो अंदर गई। तभी अचानक से लाइट चली जाती है और राजा अपने सामने दिव्या को एक अलग ही गेटअप में देखता है जो कि काफी गुस्से में होती है। वो राजा और डीएसपी दोनों को काफी बुरी तरह मारना शुरू कर देती है। अब आखिर दिव्या ऐसा कर क्यों रही है, उसके अंदर भला इतनी ताकत कहाँ से आ गई, ये इन दोनों की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा होता है। उससे कैसे भी करके बचकर राजा और डीएसपी किसी तरह बाहर निकलते हैं।
जहां अचानक से दिव्या उनके सामने आ जाती है और राजा से कहती है कि तुम डीएसपी को लेकर उसी दलदल के पास जाओ। इस पर राजा डर के मारे हामी तो भर देता है, लेकिन जैसे ही दोनों रास्ता बदलने की कोशिश करते हैं वैसे उनके सामने दिव्या जाती है। ऐसा लग रहा होता है मानो वो कोई इंसान नहीं भूत हो। इससे डर के मारे राजा डीएसपी को लेकर दलदल के पास पहुंचता है, जहां दिव्या आकर डीएसपी को बुरी तरह मारने लगती है और साथ ही वो राजा से उसी तरह डांस करने के लिए कहती है जैसे कि वो सुबह दिव्या के पीछे करते हुए चल रहा था। फिर डीएसपी काफी ज्यादा मार खाने के बाद वहां से भागने की कोशिश करता है तो दिव्या मिट्टी के अंदर से एक भाला निकालती है जो देखने से काफी भारी लग रहा होता है और उसे डीएसपी की तरफ फेंक देती है, जो कि डीएसपी के शरीर को आर पार कर देता है। और यहाँ डीएसपी की मौत पर दिव्या जोर से हंसती है और वो राजा को भी ऐसा करने के लिए कहती है। वो राजा से कहती है कि तुम मुझे बाइक पर बिठाकर उसे लटकाए हुए लेकर चलो। राजा बेचारा डर के मारे ऐसा ही करता है और फिर कुछ दूर जाने के बाद वो देखता है तो वहां पर दिव्या होती नहीं बल्कि वो गायब हो चुकी है। ये देखकर वो जल्दी से बाइक स्टार्ट करके भाग जाता है। फिर अगली सुबह उस जगह हम पुलिस को देखते हैं, जिन्हें राजा बताता है कि मुझे यहाँ रहने वाले एक आदमी ने खबर दी थी। दूसरी तरफ दिव्या को फॉरेंसिक डॉक्टर बताते हैं ये स्केलेटन तुम्हारा है क्योंकि इसके फेशियल फीचर्स तुमसे काफी ज्यादा मिलते हैं। बाकी और कंफर्म होने के लिए डॉक्टर्स दिव्या के बोन स्ट्रक्चर्स को स्कैन करके उसके स्केलेटन के स्ट्रक्चर से मिलवाते हैं तो वो परफेक्टली मैच कर रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि मानो दिव्या का फिर से जन्म हो गया हो, क्योंकि ये स्केलेटन तो 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। अब ये बात जानकर दिव्या के साथ डॉक्टर भी बिल्कुल हैरान होते हैं। वहीं इधर सीनियर ऑफिसर को जब पता चलता है कि ये भाला करीब 40 किलो का है और इस पर से उन्हें जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो किसी लड़की के हो सकते हैं, फिर फोरेंसिक की रिपोर्ट देखकर ऑफिसर पूरी तरह दंग होता है और वो सोच में होता है कि भाले को, वो भी इतने भारी भाले को, एक लड़की कैसे उठा सकती है और उससे किसी का कत्ल कैसे कर सकती है। इसी बीच वहां पर एंट्री होती है डीएसपी के 2 भाई और एक बहन की, जिनका नाम अरविंद, महेश और मल्लिका होता है। वो अपने बड़े भाई की लाश को देखकर काफी रोते हैं और साथ ही उस आदमी को खत्म कर देना चाहते हैं जिसने उनके बड़े भाई को मारा। अब ये सब कुछ देखकर राजा की तो हालत ही खराब हो जाती है। पुलिस उस एरिया के आसपास रहने वाली सभी लड़कियों के फिंगरप्रिंट्स लेती है, लेकिन कोई भी मैच नहीं करते। ये केस बहुत ही जटिल होता जाता है। दूसरी तरफ दिव्या से मिलने उसका भाई विक्की आता है, जिससे दिव्या कहती है कि कल मैं एक काम से थोड़ा पास के गांव में जा रही हूँ तो थोड़ा देर से आऊंगी। दरअसल दिव्या भी उस लड़की के बारे में जानना चाहती है जो 100 साल पहले मरी थी। वो इसके लिए सबसे पहले राजा से मिलने जाती है ताकि वो दिव्या की कुछ मदद कर पाए। अब दिव्या को आता हुआ देखकर राजा तो छिप जाता है और उसने अपना फोन भी बंद कर दिया होता है। दिव्या फिर वहां पर राजा का इंतजार करके चली जाती है, जिसके जाने के बाद वो चैन की सांस लेता है। लेकिन दिव्या ने यहाँ पर एक बोतल छोड़ दी थी जिसे राजा फॉरेंसिक्स में देता है और उसके फिंगरप्रिंट्स उन फिंगरप्रिंट से बिल्कुल मैच हो जाते हैं जो भाले पर थे। ये बात फॉरेंसिक वाला इंस्पेक्टर से बता देता है तो इंस्पेक्टर पूछताछ के लिए राजा को पुलिस स्टेशन बुलाता है, जिस पर राजा दिव्या को कॉल करके कहता है कि तुम पुलिस स्टेशन आ जाओ, तुमसे कुछ जरूरी काम है। फिर वो इंस्पेक्टर से कहता है कि दिव्या यहाँ पर आ रही है, आप उसे अरेस्ट कर लो। लेकिन इंस्पेक्टर कहता है कि दिव्या ऐसा कैसे कर सकती है, पहले हमें पता लगाना होगा कि तुम दिव्या पर उंगली क्यों उठा रहे हो और इसके पीछे का कारण क्या है। इसी बीच वहां पर अरविंद आता है और इंस्पेक्टर से कहता है कि आप उसका पता लगा लीजिए जिसने मेरे भाई को मारा है, अगर वो मिल जाए तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर डालूं। वो जब ये कह रहा होता है तभी दिव्या आ जाती है, जिसको देखकर राजा उससे इस तरह से बात करता है जैसे कि वो फंस चुकी हो और दिव्या की तो कुछ समझ में आता है नहीं। फिर दिव्या से स्केलेटन के बारे में राजा से शेयर करती है और पूछती है कि आपने मुझे बुलाया क्यों आखिर। इस पर राजा उसको वही भाला दिखाता है जिससे डीएसपी को मारा गया था। वो कहता है कि तुम इस भाले पर लगी मिट्टी वगैरह को थोड़ा चेक करो, यही मैं चाहता हूँ। अब दिव्या के पास उसका सामान तो नहीं होता तो वो कहती है कि इसे मैं कल चेक करूंगी। फिर यहाँ राजा दिव्या को अरविंद से मिलवाता है, जो कि दिव्या पर लट्टू हो जाता है और दिव्या के पीछे वहां से चलने लगता है, जिसको देखकर राजा भी उनका पीछा करता है। अब दिव्या के घर पहुंचने के कुछ देर बाद अरविंद उसके घर जाता है और बहाना करता है कि मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो चुका है और मेरे पास जैक भी नहीं है। फिर दिव्या उसको ये देती है। ये सब राजा भी छिप कर देख रहा होता है। फिर अरविंद अपने दोस्त को कॉल करके दिव्या के बारे में बताता है तो वो अरविंद से कहता है कि वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है, तुम उसे म्यूजियम में लेके जाओ, इससे उसे पता लगाने में आसानी होगी। और फिर अरविंद उसकी एडवाइस लेने के बाद दिव्या से म्यूजियम चलने के लिए पूछ लेता है, जिसके लिए वो राजी हो जाती है। अब दिव्या तैयार होने के लिए अंदर जाती है और फिर उसी गेटअप में बाहर निकलती है जिस गेटअप में दिव्या ने डीएसपी को मारा था।
उसे इस तरह देखकर तो राजा की हालत बिल्कुल खराब हो जाती है, मगर वो फिर भी दिव्या और अरविंद का म्यूजियम तक पीछा करता ही रहता है। फिर म्यूजियम के अंदर से राजा को अरविंद के चिल्लाने की आवाज आती है और ये सुनकर राजा दिव्या का वीडियो बनाने चला जाता है ताकि वो दिव्या को अरेस्ट करवा पाए। उधर दिव्या अरविंद को बुरी तरह मार रही होती है, जिससे म्यूजियम का सारा सामान टूट फूट जाता है। जिसके जब राजा वीडियो बनाने जा रहा होता है तो उसमें तो दिव्या दिखती नहीं, जैसे मानो कि वो कोई भूत हो। ये देखकर राजा और भी हैरान हो जाता है और फिर वो अरविंद को उसी डिवाइस के अंदर बंद कर देती है जिसमें पुराने समय के लोगों को बंद करके मार दिया जाता था और उसके अंदर काफी नुकीले कीले लगे होते हैं, जिसमें बंद करने के बाद वो उसे नीचे गिरा देती है, जिससे अरविंद की मौत काफी ज्यादा तड़प तड़प कर होती है। और उसके मरते ही दिव्या फिर से खुद ताली बजाने के साथ राजा से भी ताली बजवाती है, जिसके साथ ये सीन यहाँ पर कट होता है। अब अगले सीन में हम दिव्या को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जिसे पुलिस ने बुलाया होता है क्योंकि अब एक और खून हो चुका है। यहाँ मलिक और महेश भी आए होते हैं, जिनके सामने राजा फॉरेंसिक डॉक्टर को लेकर आता है, जो कि उस स्केलेटन के बारे में बताता है जो करीब 120 साल पुराना है और ये स्केलेटन दिव्या का ही है। ये बात सुनकर तो सीनियर ऑफिसर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, और वो दिव्या को सीधा अरेस्ट नहीं करता, लेकिन वो उससे शहर छोड़कर जाने से मना भी करता है। फिर इसके बाद एक रात दिव्या के भाई विकी पर उसी आत्मा का अटैक होता है और दिव्या देखती है कि वो बिल्कुल उसी के जैसा दिख रही है। दिव्या उसको देखकर उसकी कहानी पूछती है, जिस पर वो दिव्या को म्यूजियम में ले जाकर अपनी कहानी बताना शुरू करती है। इसके साथ कहानी 120 साल पहले फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम दिव्या को देखते हैं जिसका नाम दमयंती है और उसका ससुर एक बहुत ही बड़ा जमींदार। साथ ही दमयंती के पति का नाम वीरा होता है। जमींदार का एक नौकर भी होता है जिसका नाम रामलिंगम है। रामलिंगम के 3 भाई और एक बहन है। यहाँ इन कैरेक्टर्स को देखकर हम समझ पाते हैं कि लगभग सभी का फिर से जन्म हुआ है, जैसे दमयंती का दिव्या के रूप में, रामलिंगम का डीएसपी के रूप में। उसके 3 भाइयों में से 2 तो उसके भाई बहन, पर एक दिव्या का भाई बन गया। बाकी रामलिंगम की बहन ने मल्लिका बनकर डीएसपी के बहन के रूप में जन्म लिया। फिलहाल कहानी में आगे बढ़े तो जमींदार ने एक दिन जब रामलिंगम की बहन को देखा, उसे वो पसंद आ गई और उन्होंने उससे शादी कर ली। मगर शादी के बाद भी उसका दर्जा नौकरानियों से ज्यादा कुछ नहीं था, जो बात रामलिंगम को खलती गई। और साथ ही सारी दौलत जमींदार के बाद उसके बेटे वीरा की होने वाली थी, यानी कि उसकी बहन को कुछ भी नहीं मिलना था। अब एक दिन जमींदार रामलिंगम को आदेश देता है, तुम अपने भाइयों को एक प्रतियोगिता के दौरान मेरे बेटे वीरा से लड़वाओ, जिसके लिए रामलिंगम नहीं मानता, लेकिन इस जमींदार का आदेश होता है तो उसे मानना ही पड़ता है। अब वीरा तो ट्रेंड है तो वो रामलिंगम के भाइयों को हरा देता है, जो देखकर दमयंती ताली बजा रही होती है। अब ये देखकर रामलिंगम और उसके भाइयों को काफी बुरा महसूस होता है। उन्हें ऐसा लग रहा होता है जैसे कि दमयंती उनका मजाक उड़ा रही हो, इसलिए बहन भाई मिलकर दमयंती और वीरा को किडनैप कर लेते हैं, जहां वो वीरा से बताते हैं कि हमने तुम्हारे माता पिता को भी मार दिया है। ये कहने के बाद वो वीरा की आंखों को जला देते हैं ताकि दमयंती को अपनी गलती का एहसास जिंदगी भर हो। फिर एक दिन रामलिंगम की बहन दमयंती को एक अंग्रेज के हवाले कर देती है, जो कि उसके साथ गलत काम करता है। ये असल में वही अंग्रेज था जिसकी मौत हमने मूवी की शुरुआत में देखी थी। पर एक दिन जब रामलिंगम उसकी बहन और भाई नहीं होते तो मौका देखकर एक वफादार नौकर वीरा और दमयंती को उस जगह से निकालने की कोशिश करता है, पर रामलिंगम को इसका पता चल जाता है और वो बीच रास्ते में ही उन्हें पकड़ लेता है। इसके बाद वो उस नौकर को भाले से वीरा को कीले वाले डिवाइस में बंद करके और दमयंती को दलदल में डुबोकर मार डालता है। अब प्रेजेंट में दमयंती की कहानी सुनकर दिव्या एकदम दंग रह जाती है। दमयंती उससे बताती है कि मैं तुम्हारी आत्मा का वो हिस्सा हूँ जो ये बदला लेना चाहती है, इसलिए अब मुझे ये मौका मिला तो मैं इसे गवाऊंगी नहीं। इस पर दिव्या उसे समझाती है कि उन लोगों ने तुम्हें मारकर गलत किया और तुम नहीं जानती कि उनकी मौत कैसे हुई, और अब तुम उन लोगों से दूसरे जन्म में बदल ले रही हो जिन्होंने इस जन्म में कोई गलत काम नहीं किया, जैसा कि मेरा वो भाई जिसने मुझे पिछले जन्म में मारा, क्योंकि उस वक्त वो रामलिंगम का भाई था, पर इस जन्म में वो मेरा भाई है। फिर चलो तुमने उसे मार भी दिया, इसके लिए पुलिस तो मुझे अरेस्ट करेगी, जिससे मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। फिर तुम्हें और उन लोगों में फर्क क्या बचेगा। अब ये कहने के बाद दिव्या दमयंती के साथ उस जगह पर जाती है जहाँ वो मरी थी और बोलती है कि ठीक है, अब मैं वापस नहीं आऊंगी, लेकिन तुम एक बात याद रखना, इस जगह तुम्हारी जान को खतरा होगा, तब तुम सावधान रहना, क्योंकि उस वक्त मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। इतना कहकर दमयंती गायब हो जाती है
और फिर दिव्या इस बारे में राजा से शेयर करती है। वो कहती है कि तुमने मेरे साथ मिलकर उसकी बॉडी को निकाला था, इसलिए वो तुम्हें भी दिख रही थी। अब इस बारे में दिव्या फाइनली मल्लिका, महेश और अपने भाई विक्की को सब कुछ बता देती है और कहती है कि अब तुम लोग चिंता ना करो, क्योंकि मैंने दमयंती को वापस भेज दिया है। तुम्हारी जान को किसी से कोई खतरा नहीं। लेकिन रात के वक्त मल्लिका और विक्की को दमयंती दिखती है और मल्लिका विक्की से कहती है कि तुम अपनी बहन को मार दो, जिससे हमारी जान बच जाएगी और साथ ही साथ इसके बदले मैं तुम्हें काफी पैसा दूंगी। फिर विक्की मल्लिका के कहने पर अपनी बहन को ही जहर देने जाता है, पर बाद में वो अपने कदम रोक लेता है। फिर रात में उसको सपने में फिर से दमयंती दिखती है, तो वो दिव्या को मारने उसके कमरे में जाता है, पर वो वहां होती नहीं, क्योंकि उसे पता था कि उसका भाई उसे मारने की कोशिश जरूर करेगा। दरअसल उसने उस वक्त अपने भाई को देख लिया था जब वो उसे जहर देने के लिए आ रहा था। इस पर विक्की उसे रोते हुए कहता है कि तुमने काश मुझे कुछ बताया ही नहीं होता, क्योंकि तब से ही मैं डर रहा हूँ। मुझे और मल्लिका दोनों को ही पिछली रात वो दिखी थी। इस पर दिव्या मल्लिका और उसके भाई को अपने घर बात करने के लिए बुलाती है। फिर वो कहते हैं कि दमयंती मानव की एक आत्मा है, लेकिन हमें लगता है कि वो खून करने के लिए तुम्हारी बॉडी का इस्तेमाल करती है, तभी तो पुलिस को तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स उस भाले पर मिले, इसलिए हमने तुम्हें मारने का सोचा। लेकिन अब हम समझ गए कि ये गलत है, इसलिए हमने फैसला किया कि हम दोनों खुद ही जान ले लेते हैं, तभी हमें मुक्ति मिलेगी। अब इस बात पर दिव्या कहती है कि किसी को मरने की जरूरत नहीं, एक काम करो, कल तुम लोग उसी जगह पर जाओ जहां दमयंती मरी थी। मैं वहां पर अपनी जान देकर ये किस्सा खत्म कर दूंगी, जिसके लिए सभी मान जाते हैं और अगले दिन सभी उस जगह पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ पहुंचते दिव्या के हाव भाव दमयंती की तरह हो जाते हैं। हालांकि ये उसका नाटक होता है, क्योंकि वो उसी पेड़ की एक डाल को मारकर तोड़ देती है, जिसके बारे में राजा ने उसको बताया था, जिसको देखकर सभी को लगता है कि दिव्या के अंदर दमयंती आ गई है और उसे इस रूप में देखकर महेश उसको मारने के लिए जाता है। लेकिन अपने आप फिसलने के कारण एक डाल उसके शरीर के आर पार हो जाती है, जिसके साथ उसका खेल खत्म। और फिर इस मंजर को देखकर विकी भागने की कोशिश करता है। लकड़ी के ढेर पर चढ़ने के दौरान वो उछल कर गिरता है, पर इस पॉइंट पर उसे अपने आप फांसी लग जाती है। यहाँ वो भी मारा जाता है। फिर मल्लिका भी भागती है, पर वो भी उसी डाल में फंस जाती है, जिस दौरान दिव्या उसे कहती है कि मैंने दमयंती को तो वापस भेज दिया, लेकिन तुम लोग इस जन्म में भी नहीं सुधरे और तुमने मुझे दिमाग से खेलकर मारने की कोशिश की और यहाँ पहुंचकर मैंने जानबूझकर दमयंती बनने का नाटक किया, पर शायद तुम्हारे कर्म ही ऐसे थे कि तुम्हें मौत मिलनी थी। यही वजह है कि मेरे और दमयंती के कुछ किए बिना ही तुम सभी मारे गए। इतना कहकर वो चली जाती है और दमयंती की तरह मल्लिका भी उसी दलदल में समा जाती है। अब क्योंकि बारिश हो रही होती है, तो उससे बचने के लिए दिव्या राजा के ऑफिस पहुंचती है, पर वहां उससे पता चलता है कि राजा का ट्रांसफर हो चुका है और उसकी जगह एक नया रेंजर आया है, जो कि कोई और नहीं उसके पिछले जन्म का पति वीरा है, जिसे दिखाते